हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज कैपिटल गेन जैसे हमारा सीरीज चल रही है, तो सीरीज का आज हम बात करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में। तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी सी टॉपिक है, कोई इसमें बड़ी महाभारत नहीं है, हम आराम से देखेंगे। कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आए तो वहाँ पे आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको जो भी डाउट है आप पूछिए इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, बट बहुत ही ईजी पार्ट भी है इस चैप्टर का। देखो कुछ नहीं होता, इसके बारे में एक बार इसकी थ्योरी पढ़ने के बारे में एक आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने कोई लैंड खरीदी 2010 में, और आपने मान लो कि 2010 में चलो 10 लाख की खरीद ली आपने। अब 2020 में आप उसको बेचना चाह रहे हो, और आपने बेच दी 2020 में, आपने मान लो कि वो 25 लाख की बेच दी। तो देखो कोई भी चीज़ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, निकालने के लिए कितने की बेची, उसमें से कितने की खरीदी वाली चीज़ें घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखो, अब हमने 25 लाख रुपए की बेच दी, खरीदी कितने की थी, 10 लाख की। तो सीधा सीधा प्रॉफिट कितने का हो गया, 15 लाख का। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जो सीबीडीटी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कहता है कि नहीं, आप 15 लाख के ऊपर टैक्स मत दो, क्योंकि 15 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, आप उसके ऊपर टैक्स मत दो। तो उसके लिए उन्होंने एक, देखो हर साल पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। इवन आरबीआई की ये रूल रहते हैं कि 4 से 6% की इन्फ्लेशन रेट है। जैसे मान लो कि आपके पास आज 100 रुपये है और घर पे रखे हुए 100 रुपये, तो एक साल के बाद 100 रुपये की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, वो बढ़ के 6% तो मिनिमम आप मान के चलो, 4 से 6% तो बढ़ ही जाती है। तो आपके 6% रुपये कम हो गए, मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 100 रुपये आपके अगर 5% के हिसाब से भी चले तो 95 रुपये हो गए, कि रखे रखे हुए पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उस टाइम पे जो 100 रुपये की वैल्यू पिछले साल थी वो आज नहीं है, और जो आज थी वो कल नहीं है रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख रुपए की तो हमने उस टाइम पे खरीदी थी, अब हर बार पैसा बढ़ गया, हर बार इन्फ्लेशन की वजह से वो चाहिए। तो हमने 2020 में बेच रहे हैं, अगर 10 लाख उस टाइम पे खरीदी होती, इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर उसमें मल्टीप्लाई करते चले हर साल जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से मल्टीप्लाई, तो 10 लाख हो सकता है आज के टाइम 10 लाख ना रहे, कितने हो, 10 लाख की वैल्यू आज के टाइम के जो पैसा है वो मान लो कि 18 लाख के बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सही जेन्युइन कंडीशन देखी जाए तो यही होगा ना, कि अगर 10 लाख की चीज हमने खरीदी थी, उस पे महंगाई लगते 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 वो 18 लाख हो गई। तो गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट एसएससी को दिया है कि 25 लाख में आप बेचोगे, आपका इंडेक्सेशन मिलेगा। इंडेक्सेशन इसी को बोलते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा के जो चीज हमें मिल रही है उसको ही इंडेक्सेशन करना बोलते हैं। तो जो 10 लाख अगर आप घटाओगे 25 लाख तो 15 लाख रुपए का फायदा है, लेकिन आप 10 लाख मत माइनस करो, आपकी हम ये मान लेंगे कि ये चीज आपने 18 लाख की खरीदी है 2020 में, हम 10 लाख वाली फिगर ले ही नहीं रहे, हम इंडेक्सेशन कर दिया। तो 25 लाख में से अगर 18 लाख घटेंगे तो कितने पे टैक्स देना पड़ेगा, सिर्फ 7 लाख पे। देखो कितने का फायदा हो गया, पहले हम दे रहे थे 15 लाख के ऊपर टैक्स, अब देना कितना, 7 लाख के ऊपर। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल से तो 20% आएगा, 10% आएगा, वो आपको पता ही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इसकी पूरी थ्योरी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलो अभी जल्दी से हम इसके अंदर एक पेन ले लेते हैं, और देखो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ये मेजरमेंट करता है, जैसे कि मैंने बताया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इट इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, उसकी मेजरमेंट करता है, किसके पर्पज के लिए, किसी और पर्पज के लिए, सिर्फ टैक्सेशन के पर्पज के लिए। जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना हो वहां पे ही जब टैक्सेशन का पर्पज होता है तब सीआईआई का इंडेक्स का यूज करते हैं, अदरवाइज कहीं पे भी इसका यूज नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये बात तो समझ में आई कि 2010 में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और 2020 में आप बेच रहे हो, तो 10 साल का डिफरेंस हो गया। और आपको पता है, जैसे मैंने पढ़ाया था कि होल्डिंग पीरियड कैसे फाइंड आउट करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो इस केस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर कोई भी एसएससी उस प्रॉपर्टी को मोर देन 24 मंथ्स यानी 2 साल से ज्यादा तक उसके पास है, होल्डिंग पीरियड है, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म, मान लो कि 2019 में आपने खरीदी, 2020 में बेच दी, तो ज्यादा इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा लिखा कि उस टाइम पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो ये याद रखो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करने को आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज नहीं होता। समझ गए? और दूसरी बात यह है कि जो एसेट डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं उसमें भी आप इसको यूज नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का यूज नहीं कर सकते, CII का नहीं कर सकते, इंडेक्सेशन का यूज, इन्फ्लेशन का यूज नहीं। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेप्रिसिएबल एसेट है। 100 रुपए का कोई एसेट खरीदा था, हर साल से 5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन हो रहा है, 10% के हिसाब से तो पहले साल जब वो 100 रुपए का था, अगले साल 90 रुपए का हो जाएगा। अपने आप ही उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, तो हमें वैल्यू को कम करने की जरूरत ही नहीं है। फिर 90 के अगले साल फिर 10% का इंडेक्सेशन तो 81 का हो जाएगा, फिर 10% का तो 8.1 फिर घट के उसमें लगभग 74 73 के आसपास आ जाएगा। हर साल जब उसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हो ही रहा है तो फिर उसमें मतलब बचता ही नहीं है कि हम उसमें इंडेक्सेशन लगाएं। तो देखो, इंडेक्सेशन की वैल्यू जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज के लिए है आपको कि इंडेक्सेशन की जो वैल्यू है गवर्नमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। कैसे डिसाइड करेगी? उसके लिए क्या करते हैं, जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सॉरी प्राइस इंडेक्स, इसमें जो होता है उसका 75 जो इंक्रीज होता है उसका 75% ले लेते हैं लोग। तो उसका जो 75% रहेगा वो CII रहेगा। चलो ठीक है। देखो, इसका मतलब क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन, जैसे मैंने बताया था, ताकि हमारा जो राइज हुआ है प्राइस में, वो राइज प्राइस में प्रपोर्शनेट होना चाहिए जो सेल करने के टाइम पे जो प्राइस में राइज हुआ होगा। अब 2010 में जो चीज खरीदी, जो 10 लाख रुपए में उस टाइम पे जो चीज आ रही थी, वो 2020 में भाई 18 लाख की आएगी। तो उसका बेनिफिट देने के लिए अगर मान लो ये बेनिफिट ना मिले तो टैक्स की रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। लॉन्ग टर्म के टाइम में रेट ज्यादा नहीं हाई होगी, जो टैक्स की अमाउंट है, जो गेन है, जो प्रॉफिट है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और उसके ऊपर फिर टैक्स भी ज्यादा आएगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, रेट तो सेम ही रहेगी। लेकिन इस सब के बेनिफिट के लिए ये सब कहा गया है कि आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। कैसे काम करता है अभी जो भी मैंने बताया, अब उसका एग्जांपल लेके करते हैं। देखो, अगर मान लो किसी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, कब खरीदी? 2003-4 में खरीदी। ओके, 2003-4 में एक प्रॉपर्टी खरीदी और कितने की खरीदी? 20 लाख की। 20 लाख की खरीदी और बेच कब दी? असेसमेंट ईयर कितने में? 17-18 में। कितने की बेच दी? 80 लाख की। कैपिटल गेन फाइंड आउट करना है। ये इंडेक्सेशन दे रखा है, कितना है? 109 2003-4 का, और 16-7 का कितना है? 264। मुझे एक बात बताओ, 2003-4 में एक 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, असेसमेंट ईयर कितना है? 17-18। अगर असेसमेंट ईयर 17-18 है तो फाइनेंशियल ईयर कितना होगा? 16-17, और उसमें कितने की बेच दी? 80 लाख की। अगर हम सीधा सीधा हिसाब निकालें विदाउट इंडेक्सेशन तो क्या होगा? 80 लाख की प्रॉपर्टी बेची, खरीदी थी कितने की? 20 की। कितने का प्रॉफिट हो गया? 60 लाख के ऊपर आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 2 ईयर से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। तो अगर 20% के हिसाब से निकाले तो 60 का 20% कितना हो गया? 12 लाख। 60 का 20% 12 लाख। तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 12 लाख। उसके बाद आपको सरचार्ज और वो सब देना पड़ता है, सेस देना पड़ता है, सॉरी, उसके लिए वो अलग चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने का, लेकिन अभी इंडेक्सेशन लगा के करते हैं। तो देखो, 20 लाख की चीज थी, ठीक है, कितने की खरीदी थी? मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो कितनी होगी? 80 लाख की हो गई। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हम असेसमेंट ईयर है तो उसका फाइनेंशियल ईयर लेके चलेंगे, कितना होगा? 80 लाख। अब कितने की हमने खरीदी थी? 20 लाख की। लेकिन 20 लाख खरीदी थी उस टाइम पे, CII कितना था? 109, और अभी कितना है? 264। तो जितना उस साल में CII था उससे डिवाइड करते हैं, और किस साल में आपको बेची है उस साल का CII पता, उससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये अमाउंट आ जाएगी कितना? 48 लाख। ये मतलब जो उस टाइम पे 2003-4 में जो उसकी वैल्यू थी 20 लाख, अभी 2016-17 में कितनी है? 48.44 लाख। तो अगर 80 लाख की कोई चीज बेची, खरीदी कितनी हमने? 48 लाख की, तो कितने की बेच दी हमने? कितने का फायदा हो गया? 31 लाख का, 31.56 लाख का। पहले देखो, विदाउट इंडेक्सेशन कितने का फायदा हो रहा था? 60 लाख का फायदा हो रहा था। तो इसलिए ज्यादा फायदा तो ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रकार से बेनिफिट दिया है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब आप पूछोगे कि सर ठीक है, CII का पता चल गया कि इंडेक्सेशन, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ये 109 और 264 कहाँ से आ गया?
ये मोस्टली क्वेश्चन में आपको दिया मिलेगा। वैसे ये रेट होती है, हर साल गवर्नमेंट उसको पब्लिश करती रहती है। जैसे नए साल का नया इन्फ्लेशन के हिसाब से जो मैंने बताया ना 75% जो CPI होता है उसका 75 इंक्रीज का 75% लेके इसमें निकाल देते हैं, वो हर साल गवर्नमेंट उसको पब्लिश करती है। तो ये सब डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं कि 2003-4 में कितना था, 4-5 में कितना था, 16-17 में कितना है, ये कभी भी याद करने क्वेश्चन के साथ मिलेगा ये। तो अब इंडेक्सेशन निकालना हमें आगे 20 लाख को अगर 109 से डिवाइड कर दें, जिस साल में हमने एक्विजिशन किया था, और उसको 264 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो कितने का बेनिफिट हो गया। पहले हमें कितने, देखो अगर विदाउट इंडेक्सेशन तो 60 लाख कैपिटल गेन होता, अभी कितने का हो रहा था, ऑलमोस्ट आधा हो गया, ऑलमोस्ट आधा हो गया गेन। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करके हैं। एक आदमी ने वही सेम ऊपर वाला ही है, 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और बेच दी 17-18 में, सेम 80 लाख की, सेम क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज और इसमें मैं आपको सिखाना चाहता था, फाइनेंशियल ईयर 11-12, फाइनेंशियल ईयर कौन सा भाई, 11-12, उसमें क्या हो गया, उसमें उसने भाई साहब ने 2 लाख रुपए और खर्च कर दिए, 2 लाख और खर्च कर दिए, कौन से साल में, 11-12, 10-11 में। तो फाइंड आउट करो कैपिटल गेन टैक्स। तब आप कहोगे ठीक है सर, आपने बताया था कि कंसिडरेशन कितने की बेच दी, 80 लाख की, ठीक है। हमने खरीदी कितने की थी, 20 लाख की खरीदी थी, लेकिन हमें तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, शॉर्ट टर्म पे तो नहीं मिलता। लेकिन मोर देन 2 ईयर से ज्यादा होल्डिंग पीरियड है तो ये लॉन्ग टर्म होगी, इसलिए हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और इंडेक्सेशन की अमाउंट भी हमें, जो नंबर है इंडेक्सेशन नंबर भी हमें पता है, 109 है, 264 है, सारी चीजें मुझे समझ में आ गया। आपने पहले क्वेश्चन में बताया भी था, और सब चीजें समझने के बाद 48 लाख आ गया। लेकिन आप कहोगे सर अब एक बात बताइए, 2010-11 में मैंने 2 लाख रुपए खर्चा भी किया, अब तो आप बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे कि 2 लाख का खर्चा किया है तो आपको इंडेक्सेशन आएगा, उसमें इन्फ्लेशन आएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसे करके आप बता रहे थे। तो क्या इसमें हमने खर्चा किया वो नहीं मिलेगा, वो भी तो प्रॉपर्टी के लिए किया, हाँ वो भी मिलेगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उसको भी इंडेक्सेशन करके ही लिखेंगे। तो 2 लाख का खर्चा हुआ आपका, उस साल में कितना कॉस्ट ऑफ CII कितना था, 167 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। किस साल में निकालना है, हमें निकालना है 2016-17, क्योंकि 16-17 में बेच दिया ना हमने, तो कितना आ गया, 3,16,000। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में हमारा ये खर्चा हुआ है, 80 लाख का तो हमने बेच दिया, हमारा खर्चा 48.44 लाख का तो हमने खरीदा था, और 3.1 लाख का हमने बीच में उसमें इंप्रूवमेंट करा दिया। तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखो कितना हो गया, 28,40,000, फिर से कम हो गया। पहले कितना आ रहा था, पहले जो आ रहा था वो 31.56 आ रहा था, अब ये कम होकर कितना आ गया, 28.40। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। सब इसकी जो कंडीशंस है वो सब हम देख लेंगे, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती है वो सब देखेंगे। चलो, एक प्रॉपर्टी खरीदी उसने 3 लाख की, और कब खरीदी, 18 अगस्त 1992 को खरीदी। इससे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि जो हमारा इंडेक्सेशन प्राइस है वो 2001-2 से अवेलेबल है, उससे पहले हमारे पास नहीं है। पहले था हमारे पास, वो 81-82 से था हमारे पास, 81-82 से 2000 तक था। बट क्या हो गया 2016 और 17 के अंदर अराउंड, तो उसको गवर्नमेंट ने हटा के बेस ईयर 2001-2 बना दिया। 2001-2 के बेस ईयर के हिसाब से उन्होंने सारी चीजें कैलकुलेट करनी शुरू कर दी। तब आप कहोगे कि सर ठीक है, अब मैंने पहले की खरीदी तो 2001-2 से पहले की प्रॉपर्टी खरीदी, तब क्या करना है, तब भी बताएंगे। तो देखो, ही सोल्ड दिस प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 में खरीद सोल्ड 1.2 करोड़ की, इतने की सेल कर दी, और फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 35 लाख, कौन से साल में, 2001-2 के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है। तो इसका एक सिंपल सा रूल ये है दोस्तों, मैं आपको एक थ्योरी के हिसाब से बता देता हूँ। कहाँ पे लिखा है मैंने, कहाँ पे नोट डाउन किया है, ओके यहाँ पे है। देखो, इन ऑर्डर टू रिवाइज द बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए फॉर कंप्यूटेशन कैपिटल गेन, सेक्शन 55, जो हमारा सेक्शन 55 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंदर अमेंड किया गया फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर। देखो अभी इसको अमेंड किया है, सो एज टू प्रोवाइड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड। अगर 1/4/2001 से पहले अगर कोई भी एसेट परचेज किया तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे ली जाए, तो उसमें लेनी चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कब की, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी वो लेनी पड़ेगी। तो 1 अप्रैल 2001 से पहले जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, जैसे हम क्वेश्चन करने वाले इसमें 1992 में खरीदी है,
तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में क्या थी, हमें वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी पड़ेगी, ना कि 1992 की। क्योंकि 1992 की अगर आपने ली भी ली तो आप इंडेक्सेशन कैसे करोगे, क्योंकि हमारे पास उसको इंडेक्सेशन उससे पहले तो है ही नहीं। इंडेक्सेशन का बेस ईयर कितना है, 2001 और 2, मतलब उस बेस ईयर से ही आप इंडेक्सेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे पहले वाले तो नहीं कर सकते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बेस ईयर वाले दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम इंडेक्सेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो भी अगर होता है कोई भी 1/4/2001 के बाद, तभी उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन निकाला था, आप नोटिफिकेशन देख सकते हो 44 ऑफ 2017, इसका डेटेड ये है। तो ये आप देख सकते हो, हम क्वेश्चन करते हैं उसके हिसाब से थोड़ा और समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात कर रहे थे, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी 3 लाख की, यहाँ पे थे हम। तो अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी हो गई, हमने बेची कब की है, 21-22 में फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने की बेच दी, 1.20 लाख की। ये तो बात समझ आए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो पता चल गया। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब भी ये बात आ गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 35 लाख होगा, ना कि 3 लाख। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले की खरीदी है तो उस डेट में हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, और क्वेश्चन के अंदर ही दिया है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 35 लाख इन द ईयर 2001-2। तो 35 लाख हमारी प्रॉपर्टी होगी, तो इंडेक्सेशन करना पड़ेगा हमें किसका, अभी 35 लाख का, किसके हिसाब से, ईयर 2001-2 के हिसाब से करना पड़ेगा इंडेक्सेशन। तो देखो 2001-2 में जो CII इसमें दिया नहीं, आप कहोगे सर 2001-2 का देखो, 2021 का तो CII की रेट दे रखी है 301, बट 1-2 में क्या आते हैं, 1-2 में बेटा इस ऑब्वियसली ये 100 ही होती है। तो 35, क्योंकि बेस ईयर है, 100 को हम बेस ईयर मान के फिर उसके आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो 35 जो साल में, उससे डिवाइड करेंगे, उस साल में CII कितना था 100 से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 301, किस साल में निकालना, तो किस साल में बेचा है, 2021 में बेचा है। तो उसके इंडेक्सेशन निकालने पे कितना आ गया, 105.35। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना आएगा, 120 में से 105 घटाएंगे तो 14.65 लाख आ जाएगा। देखो दोस्तों कितनी बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता होता, 3 लाख रुपए हम कॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपए पकड़ के चलते, तो आज के टाइम उसको 117 लाख पे ऊपर उसे टैक्स देना होता। तो अभी हमें इंडेक्सेशन की वजह से कितने का टैक्स देना पड़ रहा है, 14.65 लाख का। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेम ही क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया, वही ये 3 लाख की खरीदी थी और सोल्ड किया उसने प्रॉपर्टी को, और सेम 2000 सेम फिगर है, उसने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है 10 लाख का, 10 लाख का इंप्रूवमेंट किया। कब किया उसने 10 लाख का इंप्रूवमेंट, 1997 में। अरे अभी अभी ध्यान में आया, 1997 में इंप्रूवमेंट किया था, ये तो 2001 से पहले का है, इसमें इंडेक्सेशन कैसे करेंगे। चलो ठीक, आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में बता दिया कि फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं, बट इसमें कैसे फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, इंप्रूवमेंट की क्या फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, हमने क्या कोई खर्चा किया, हमने घर बनाया, कुछ रिपेयरमेंट करी, तो उसकी क्या इंप्रूवमेंट लेंगे। तो उसके लिए भी एक ट्विस्ट है, वो देखो। तो दोस्तों फिर से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो कितना होगा, 120 लाख, कौन सी ईयर में भाई, 2021 में बेचा तो उसी में रहेगा ना फुल वैल्यू। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी रहेगी, 35, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। आप ही ने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि भाई अगर 1/4/2001 से पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू का इंडेक्सेशन करने के बाद कितना आ गया, 105.35, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 14.35। अब बात आती है, अरे सर 10 लाख रुपए तो और भी खर्चा किया ना हमने, वो तो कहीं पे दिखा नहीं, जबकि आपके पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था कि इंडेक्सेशन तो इंप्रूवमेंट वाले पे मैटर पे मिलेगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये एक ट्विस्ट है बेटा, जो फेयर मार्केट वैल्यू आती है वो इंप्रूवमेंट होने के बाद ही आ गई। आपने 1992 में कोई घर खरीदा, उसमें कुछ आपने रिपेयरमेंट कराया, तो 2001 में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसमें इंप्रूवमेंट की तो वैल्यू होगी ना, और प्लस जो हमने परचेज किया था वो वैल्यू भी रहेगी। तो उससे पहले कहने का मतलब ये हुआ कि 1/4/2001 से पहले जो भी इंप्रूवमेंट हुआ उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट ऑलरेडी इट इज इंक्लूडेड इन द फेयर मार्केट वैल्यू। जब फेयर मार्केट वैल्यू में इंक्लूड है तो हम बार बार उसका बेनिफिट क्यों दें, ये भी हमारे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल इंक्लूड ओनली दोज कैपिटल एक्सपेंस
कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में सिर्फ वही कैपिटल एक्सपेंस ऐड होंगे जिनको खर्च किया गया है 1/4/2001 के बाद, आफ्टर दिस पीरियड, उससे पहले वाले पीरियड के नहीं होंगे। आप इसके ये सब आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक दो बातें और बताता हूँ, फिर उसके बाद हमारा CIAA का टॉपिक खत्म। तो देखो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको होगी, सर मैंने शेयर्स खरीदे थे 2010 में और मैंने अब 2022 में बेच रहा हूँ, 2022 में शेयर्स को बेच रहा हूँ, तो अब मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, शेयर्स में बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल नॉट बी अप्लाइड। क्यों नहीं अप्लाइड होगा? ये हमारे एक्ट में लिखा है, इज नॉट अप्लाइड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर। आप किसी ने बॉन्ड्स को किया, डिबेंचर को किया, तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ जगह मिल सकता है, जो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है RBI इशू करता है, और सॉवरेन गोल्ड, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके बारे में यही था। अब आगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए, पूछिए मुझसे डाउट, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।